एस्पिरेंट, माई सेल्फ मसूद सैल, नर्सिंग ऑफिसर। आज हम बातचीत करेंगे साइकेट्रिक सब्जेक्ट पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आज साइकेट्रिक के अंदर कवर करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि साइकोलॉजी और साइकेट्रिक, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, साइकोलॉजी और साइकेट्रिक में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। तो एक चीज़ हम देखते हैं कि साइकोलॉजी में क्या होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो पीएचडी होती है साइकोलॉजी में। कोई भी हो सकता है इसमें साइकोलॉजिस्ट में, कोई आर्ट्स की है जिसने आर्ट्स में पीएचडी किया हो, कोई भी जिसने साइकोलॉजी में स्टडी किया हो साइकोलॉजिस्ट, तो उसको हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं जो काउंसलिंग करवाता है। साइकेट्रिक में साइकेट्रिस्ट होता है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, काउंसलिंग करना। क्या करना, काउंसलिंग करना इनका होता है। जबकि साइकेट्रिस्ट का काम क्या होता है, जो मेंटल इलनेस है और इसकी ट्रीटमेंट जो पोर्शन है, ट्रीटमेंट पार्ट है, वो कौन डिसाइड करता है, साइकेट्रिस्ट करता है। तो इसमें है कि जैसे कि कोई बंदा है, स्ट्रेस है, ठीक है, एंजाइटी है, तो इन सब के लिए साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्या करता है, काउंसलिंग करता है। क्या करेगा, काउंसलिंग करेगा। जबकि जो मेंटल इलनेस है, कोई ट्रीटमेंट है, इसके लिए जो मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब करेगा, मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन, तो वो कौन करेगा, साइकेट्रिस्ट ही कर पाएगा। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं। तो साइकोलॉजी क्या है कि जो आपका बिहेवियर है, ठीक है, बिहेवियर है, इमोशन है, इस सब पे फोकस करता है। आपका थॉट प्रोसेस क्या है, ये सब पे फोकस करता है। साइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी। जबकि साइकेट्री क्या फोकस करता है, ये जो मेडिकल ब्रांच है जो मेंटल इलनेस जो है उससे रिलेटेड क्या करता है, डील करता है। ठीक है, साइकोलॉजी का जो टर्म है वो किसने दिया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो साइकोलॉजी का टर्म है वो किसने दिया था। तो साइकोलॉजी का टर्म किसने दिया था, रूडोल्फ गॉकेल। ठीक है, तो साइकोलॉजी का टर्मिनोलॉजी किसने दिया था, रूडोल्फ गॉकेल। जबकि साइकेट्री जो है उसका टर्मिनोलॉजी किसने दिया था, तो साइकेट्री का जो टर्म जो कॉइन किया था वो किसने किया था, क्रिश्चियन रेल। ठीक है, तो ये डिफरेंस है साइकोलॉजी और साइकेट्रिक में। साइकोलॉजी जो है बिहेवियर, इमोशन, थॉट पे फोकस करता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। जबकि साइकेट्री है वो मेंटल इलनेस और उसके रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट पोर्शन है उसको कवर करता है। साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट है वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, जबकि साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। किसने टर्मिनोलॉजी टर्म किसने दिया था, साइकोलॉजी, रूडोल्फ गॉकेल ने। जबकि साइकेट्री जो टर्म कॉइन किसने किया था, क्रिश्चियन रेल। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस हो गए साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि हिस्ट्री के बारे में कि क्या क्या हिस्ट्री रहा है, साइकेट्रिस्ट में क्या क्या हिस्ट्री रहा है वो देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि पहला हम देखेंगे कि पहले जो एंशियंट पीरियड जब था, ठीक है, कौन सा पीरियड, एंशियंट पीरियड था, तो उसमें लोग क्या मानते थे कि जो मेंटल इलनेस है, मेंटल इलनेस कॉज्ड बाय एविल स्पिरिट। ठीक है, कोई जादुई शक्ति थी जिसकी वजह से पर्सन का जो था वो मेंटल इलनेस रहता था, मतलब ऐसे मानते थे लोग एंशियंट पीरियड में। ठीक है, इसके बाद रोमन आए। रोमन ये बिलीव करते थे कि इम्बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड
बॉडी फ्लूइड में इम्बेलेंस जो होता है उसकी वजह से इलनेस होता है पर्सन के अंदर। तो ये दोनों हिस्ट्री थी, इतना डीप नहीं याद रखना है, फिर भी ये सुपरफिशियली जानना है कि मेंटल इलनेस उस टाइम पे भी ऐसे माना जाता था, ठीक है, कि कोई जादुई शक्ति है जिसकी वजह से पर्सन को मेंटल इलनेस हो गया है। जबकि रोमन का मानना था कि बॉडी फ्लूइड में अगर कोई इम्बेलेंस होता है तो उसकी वजह से मेंटल इलनेस होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट साइकाट्रिक रिवॉल्यूशन। साइकाट्रिक का जो ट्रीटमेंट है, जो रिवॉल्यूशन आया साइकाट्रिक में, पहला कौन लाया था? फिलिप पिनेल, ठीक है, जो फिलिप पिनेल था वो साइकाट्रिक का रिवॉल्यूशन लाया था, फर्स्ट साइकाट्रिक रिवॉल्यूशन था, कि जिन्होंने प्रमोट किया था ह्यूमन ट्रीटमेंट की, जो भी मेंटली इल पर्सन है, पेशेंट है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो वो किसने बोला, कब बताया था? फिलिप पिनेल ने 1970 सॉरी 1793 में, ठीक है। इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री, ठीक है। तो ये याद रखना है कि फिलिप पिनेल को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री, क्यों? क्योंकि फर्स्ट रिवॉल्यूशन कौन लाया था? फिलिप पिनेल, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट साइकेट्रिक का बुक किसने पब्लिश किया था? ठीक है, अमेरिका में हुआ था ये, इसलिए फर्स्ट साइकेट्रिक अमेरिकन बुक कौन लाया था? बेंजामिन रश, बेंजामिन रश। इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री, ठीक है। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री। तो दो याद रखना है, फर्स्ट साइकेट्रिक रिवॉल्यूशन कौन लाया था? फिलिप पिनेल, जिस इसलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री। फर्स्ट साइकेट्रिक जो अमेरिकन बुक था, कौन किसने लिखा था? बेंजामिन रश, इसलिए उसको बोलते हैं फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री। फर्स्ट नर्स ग्रेजुएट कौन सी थी? फर्स्ट नर्स ग्रेजुएट बहुत बार क्वेश्चन आया है। फर्स्ट नर्स ग्रेजुएट कौन था? लिंडा रिचार्ड, लिंडा रिचार्ड जो फर्स्ट ग्रेजुएट नर्स थी। फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल कहाँ पे था? फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल कहाँ पे था? फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल विलियम्सबर्ग, विलियमबर्ग वर्जीनिया, विलियमबर्ग वर्जीनिया, यूएसए, अमेरिका में पहला जो फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल था, ठीक है, तो उसको ओपन किया था विलियमबर्ग वर्जीनिया। फादर ऑफ साइकोलॉजी अगर बोलते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी का फादर कौन है? तो इसमें आपको याद रखना है विलियम वुंड, ठीक है। तो ये फादर ऑफ साइकोलॉजी था। सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया, तो उसका टर्मिनोलॉजी किसने दिया था? जो सिजोफ्रेनिया टर्म था, किसने बोला था? यूजेन ब्यूलर, ठीक है, जिन्होंने सिजोफ्रेनिया टर्म कॉइन किया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट है कि हिस्ट्री जो भी क्या क्या हिस्ट्री रहा है एंशिएंट पीरियड में, मेंटल इलनेस को ऐसे एविल स्पिरिट की वजह से मेंटल इलनेस होता था, ऐसे माना जाता था। रोमन लोग ऐसे बिलीव करते थे कि बॉडी फ्लूइड में कोई भी इम्बेलेंस होता है, इसकी वजह से इलनेस होता है। फर्स्ट साइकेट्रिक रिवॉल्यूशन कौन लाया? फिलिप पिनेल, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री, जिसको बोलते हैं फर्स्ट साइकेट्रिक अमेरिकन बुक बेंजामिन रश, जिसको फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक भी बोलते हैं। फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट कौन था? लिंडा रिचार्ड, फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल विलियमबर्ग वर्जीनिया। फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको बोलते हैं? विलियम वॉर्ड को। सिजोफ्रेनिया टर्म किसने कॉइन किया? यूजेन ब्लूअर। अब हम ईयर के बारे में देखेंगे, क्या क्या इंपोर्टेंट साइकेट्रिक में ईयर, कौन कौन से ईयर इंपोर्टेंट है साइकेट्रिक में, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम याद रखेंगे कि जो सिगमंड फ्रूड का कंट्रीब्यूशन था साइको एनालिसिस में, तो 1895 में सिगमंड फ्रूड
सिगमंड फ्रॉइड इंट्रोड्यूस्ड साइको एनालिसिस। इसके बाद 1912 में पहली बार मेंटल हेल्थ के रिलेटेड एक्ट आया था, जिसको हम बोलते हैं इंडियन ल्यूनासी एक्ट। ठीक है, ये जो पहला एक्ट था कि जो साइकेट्रिक के रिलेटेड था। तो फिर उसके बाद कुछ चेंजेस हुए, तो 1912 में चेंजेस हुआ, इसको फिर नाम चेंज करके क्या रखा 1987 में, मेंटल हेल्थ एक्ट। ठीक है, तो 1912 जो था उसी को उन्होंने चेंज करके 1987 में क्या लाए, वो मेंटल हेल्थ एक्ट। इसी को फिर चेंज करके 2017 में क्या आया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। आगे हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट क्या है। तो 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया है। उसके बाद 1927 और 1938, तो जब भी ईसीटी आया 1938 में, ईसीटी आया, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरापी। ठीक है, तो इलेक्ट्रो कन्वर्जन जो थेरापी है, तो उसमें क्या करते, पेशेंट को अनकॉन्शियस करते, सीजर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, सीजर कैसे प्रोड्यूस करते थे, तो पेशेंट को इंसुलिन दे देते थे, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता था। हाइपोग्लाइसीमिया में चलने की वजह से पेशेंट को क्या होता था, पेशेंट शॉक में जाता था। इसलिए इंसुलिन थेरापी, इंसुलिन शॉक थेरापी कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1927 में। ठीक है, इसके बाद 1952 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग था, फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग जो था कौन सा था, क्लोरप्रोमाजाइन। ठीक है, जो पहली बार फर्स्ट एंटी जो साइकोटिक ड्रग्स था क्लोरप्रोमाजाइन, पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1952 में। इसके बाद नर्सिंग रिलेटेड देखते हैं कि नर्सिंग रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो 1965 में साइकाट्रिक इंट्रोड्यूस हुआ किसमें, बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, 1965 में। 1975 में साइकाट्रिक इंट्रोड्यूस हुआ एमएससी नर्सिंग में, इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार। ठीक है, कहाँ पे हुआ, राजकुमारी अमृत राव कॉलेज, राग कॉलेज। ठीक है, उसके बाद 1986 में जो साइकाट्री है, ठीक है, उसको जीएनएम, जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी में भी इंट्रोड्यूस किया, जीएनएम नर्सिंग में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज। 1990, तो 19 है, इसको क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ईयर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं 1990 को। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो 10 अक्टूबर, एवरी ईयर 10 अक्टूबर मेंटल मेंटल हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है एवरी 10 अक्टूबर। ठीक है, क्या थीम था 2025 का, थीम क्या था 2025 का, क्या थीम था। ठीक है, तो उसमें याद रखना है 2000 में असिस्ट टू सर्विस, मतलब सर्विस में अवेलेबल रहना है, कब, मेंटल
हेल्थ इन कैटास्ट्रोफ्स एंड इमरजेंसीज, मतलब जब भी इमरजेंसी है या तो कोई डिजास्टर कंडीशन हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई वर्ल्ड वार हो गया, तो हमेशा इमीडिएटली टाइम टू टाइमली हमें मेंटल हेल्थ जो सर्विस है वो प्रोवाइड करना है। कोई भी डिजास्टर या तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तब। ठीक है, तो ये सारा हिस्ट्री के बारे में था, बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री, तो ये हमेशा हिस्ट्री याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। है, तो सिगमंड फ्रॉइड का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है साइकेट्रिक में, उसको हम चर्चा करेंगे उसके बारे में कि सिगमंड फ्रॉइड का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उनका बोर्न हुआ था 1856 में, कहाँ पे, फ्रेनबर्ग में इनका बोर्न हुआ था। तो क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सिगमंड फ्रॉइड का, हम देखते हैं। एक तो उन्होंने एक टर्म दिया हमें, कॉइन टर्म, कौन सा, साइको एनालिसिस टर्म दिया। ठीक है, दूसरा फ्री एसोसिएशन टेक्निक, फ्री एसोसिएशन, फ्री एसोसिएशन मतलब आप पेशेंट को अलाउ करती है, जो भी उसके माइंड में आता है पेशेंट को बोलना है कि वट एवर कम इन योर माइंड, ओके आप बोलो, जो भी पेशेंट के माइंड में आता है। ठीक है, मतलब ओपन एंडेड कन्वर्सेशन होना चाहिए, उसको बोलते हैं फ्री एसोसिएशन। फिर टॉकिंग थेरापी, ठीक है, टॉकिंग थेरापी भी का कंट्रीब्यूशन रहा है सिगमंड फ्रॉइड का। और दूसरा टर्मिनोलॉजी उन्होंने कौन सा दिया, थियरी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, जो भी अनकॉन्शियस माइंड है उसके रिलेटेड थियरी दिया है कि जो भी हम सोचते हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, जो फीलिंग होता है, इमोशन होता है अनकॉन्शियसली, तो उसके बारे में भी सिगमंड फ्रॉइड ने बोला, कंट्रीब्यूशन किया है सिगमंड फ्रॉइड ने। दो मॉडल दिए सिगमंड फ्रॉइड ने, एक दिया है टोपोग्राफिकल मॉडल, टोपोग्राफिकल मॉडल, दूसरा एक है स्ट्रक्चरल मॉडल। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं। टोपोग्राफिकल मॉडल में तीन टर्मिनोलॉजी इंक्लूड की है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है प्री कॉन्शियस, और तीसरा होता है अनकॉन्शियस। याद रखना इसमें सेमी कॉन्शियस इंक्लूड नहीं है, तीन है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ऐसी फीलिंग होती है कि जो कॉन्शियसली है कि पर्सन को पता होता है चीजें कि हाँ, प्री कॉन्शियस मतलब पर्सन को कई बार पता नहीं होता है, बट वो एक जो माइंड होता है उसमें होता है, एक पार्ट में होता है। और अनकॉन्शियस मतलब पर्सन को पता नहीं है, कि पर्सन अवेयर नहीं है उसके रिलेटेड, जो भी फीलिंग और बिहेवियर जो इमोशन है उसके रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है पेशेंट को खुद नहीं पता वो क्या बोल रहा है, क्या फीलिंग्स है, इमोशन है, तो उसको बोलेंगे अनकॉन्शियस। तो ये था टोपोग्राफिकल मॉडल। स्ट्रक्चरल जो मॉडल है, इसके इसमें उन्होंने तीन टर्मिनोलॉजी दिया है, एक है ईड, एक है ईगो, एक है सुपर ईगो। ठीक है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड मतलब ईग ड्राइव होती है, ईड क्या होती है, ड्राइव होती है, जो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है, प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करती है। ठीक है, उसको मैं आगे समझाता हूँ, प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करती है, जबकि ईगो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और सुपर ईगो जो है वो आइडियल प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कौन से, आइडियल प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तीनों में क्या डिफरेंस है वो मैं समझा देता हूँ। जैसे कि हाँ एग्जाम है, ठीक है, तो सोचो कि आपको पार्टी में भी जाना है और एग्जाम भी है कल। ठीक है, तो ईड होता है, तो ईड में क्या होगा, इसमें पर्सन से बोलेगा लेट्स गो आउट एंड पार्टी, चलो बाहर जाते हो पार्टी करते, एग्जाम तो होता रहेगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है,
तो ये ईड हो गया कि ये प्लेजर है कि चलो लेट्स गो आउट एंड पार्टी। सुपर ईगो वाला जो बंदा होगा वो क्या करेगा कि नहीं, पढ़ना ही है, ठीक है, स्टडी फॉर एग्जाम, मतलब कुछ भी उखेलना नहीं है, कोई पार्टी नहीं करना है, बस पढ़ते ही रहना है, एग्जाम आ रहा है स्टडी करना है बस। ठीक है, जो एक एस्पिरेंट में होना चाहिए सुपर ईगो, स्टडी करना है, पार्टी बाद में हो जाएगा, ठीक है। जबकि ईगो जो है वो बैलेंस करता है ईड और सुपर ईगो को, ठीक है। तो इसमें ये बोलेगा लेट्स स्टडी हाफ डे एंड देन गो फॉर पार्टी। ठीक है, तो ये रियलिटी है कि चलो थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, आज आधा दिन स्टडी कर लेते, उसके बाद पार्टी में चले जाएंगे, जैसे पूरे दिन पढ़ाई कर ली, ठीक है चलो आज रात को पार्टी में चले जाते हैं। तो जो ईगो है वो बैलेंस करता है ईड और सुपर ईगो दोनों को, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल मॉडल है जो इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आती है। तो सिगमंड फ्रूड का टोपोग्राफिकल मॉडल है और स्ट्रक्चरल मॉडल है। टोपोग्राफिकल मतलब कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, जिसके अंदर सेमी कॉन्शियस नहीं आता, ये याद रखना है बस, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सेमी कॉन्शियस इसमें इंक्लूड नहीं है। जो स्ट्रक्चरल मॉडल है उसमें आता है ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, प्लेजर, ईगो रियलिटी पे, और सुपर ईगो आइडियल प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद एक और मॉडल दिया सिगमंड फ्रॉइड ने, जो हमने बात किया था कि जो साइको एनालिसिस होता है, ऐसे एक स्टेज दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थियरी, ठीक है। ये भी सिगमंड फ्रॉइड के थ्रू ये कंट्रीब्यूट किया है, सिगमंड फ्रॉइड ने कंट्रीब्यूट किया है साइको सेक्सुअल जो डेवलपमेंट है वो। तो उसमें देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट क्या होता है। तो उसमें 5 स्टेज आते हैं, याद रखना। एक आता है ओरल स्टेज, एक होता है एनल स्टेज, तीसरा एक होता है फेलिक स्टेज, चौथा एक है लेटन स्टेज, और फिफ्थ है जेनाइटल स्टेज, ठीक है। एक एक के बारे में पढ़ेंगे। ओरल स्टेज कब तक बोलेंगे, 0 से 18 मंथ का जो बेबी होगा उसमें ओरल स्टेज होगा, ठीक है। एनल स्टेज कब बोलेंगे, 18 मंथ से 3 ईयर तक जो बच्चे हैं 3 ईयर के, उसको बोलेंगे एनल स्टेज बोलते हैं। फेलिक स्टेज में 3 to 5 ईयर के बच्चे आते हैं, ठीक है। लेटेंट स्टेज मतलब 5 to 10 ईयर तक के बच्चे आते हैं, सॉरी 5 to 13 ईयर तक आते हैं, 5 to 13 ईयर तक जो बच्चे हैं, और 13 ईयर के बाद के जो बच्चे हैं टिल एडल्ट, ठीक है। तो एडल्ट भी कौन सा, यंग एडल्ट, ठीक है, तब जेनाइटल स्टेज बोलते हैं उसको। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। ओरल स्टेज, ओरल स्टेज मतलब इसमें क्या होगा कि जो भी छोटा बच्चा है, तो उसमें जो भी छोटे बच्चे का जो भी प्लेजर रहेगा, तो कोई भी चीज़ होगी वो ऐसे मुंह में रखने का ट्राई करेगा, ठीक है। जो भी चीज़ है, कुछ भी चीज़ पड़ा हो, कोई भी फ्रूट हो, ऐसी छोटी सी चीज़ें भी पड़ी होती है ना, तो छोटे बच्चे ऐसे मुंह में डाल लेते हैं, तो उसको बोलते हैं। तो फोकस किस पे रहेगा, फोकस प्लेजर थ्रू ओरल कैविटी, ठीक है। तो ये ओरल कैविटी पे ही फोकस रहेगा कि ये जो बच्चे होंगे वो कोई भी चीज़ आएगी वो ऐसे मुंह में डाल लेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओरल स्टेज, ठीक है। अगर सोचो कि इसमें प्रॉब्लम आता है, अगर इसमें प्रॉब्लम आता है मतलब फिक्सेशन, अगर ये स्टेज फिक्सेशन हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है बच्चों में, तो सीजोफेनिया होता है, ठीक है, या तो सब्सटेंस डिपेंडेंस डिसऑर्डर, सब्सटेंस डिपेंडेंस डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कौन से स्टेज में प्रॉब्लम आने की वजह से सीजोफेनिया और सब्सटेंस डिपेंडेंस डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है ओरल स्टेज में। इसके बाद है एनल स्टेज। एनल स्टेज मतलब ये जो बच्चे हैं ये ईयर के 18 मंथ से 3 ईयर, इसमें हम किस पे फोकस रखेंगे, टॉयलेट ट्रेनिंग पे, ठीक है। टॉयलेट ट्रेनिंग पे फोकस रखेंगे, इसमें
जो बच्चे हैं इनको हम सिखाएंगे कि ठीक है टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में। अगर इसमें प्रॉब्लम आता है, अगर इसमें फिक्सेशन हो गया, ये जो स्टेज है उसमें अगर प्रॉब्लम आ गया तो उसकी वजह से पर्सन को क्या होगा, ओसीडी होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या तो ओसीपीडी हो जाएगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये दोनों टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, हम आगे बातचीत करेंगे इसके रिलेटेड कि ओसीडी क्या है, ओसीपीडी क्या है। इसके बाद है फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज है जो 3 to 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ओडिपस कॉम्प्लेक्स और एक है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यही पूछा जाएगा कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कौन से स्टेज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं कि ओडिपस जो कॉम्प्लेक्स है ये मेल में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा, मेल में, जबकि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मतलब फीमेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो ओडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जो मेल चाइल्ड है वो अट्रैक्ट होता है अपनी मदर के साथ। ज़्यादातर देखो बच्चे लोग होते हैं ना, उनको मदर से इंटरेक्शन ज़्यादा होते हैं, वो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जबकि जो गर्ल्स चाइल्ड है तो उनका अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किसके साथ होता है, फादर के साथ होता है। तो मेल चाइल्ड का जो अट्रैक्शन है वो मदर के टूवर्ड्स होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। जबकि फीमेल जो चाइल्ड है उसका किसके साथ होता है, फादर टूवर्ड्स, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसमें मेन यही याद रखना है कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है किसमें देखने को मिलेगा, फेलिक स्टेज में, जिसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स मतलब मेल चाइल्ड अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मदर और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मतलब फीमेल चाइल्ड अट्रैक्ट टूवर्ड्स द फादर। ठीक है, इसके बाद लेटेंट, अगर इसमें प्रॉब्लम आ गया, सोचो इसमें फिक्सेशन हो गया, तो इसमें फिक्सेशन हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, हिस्टेरिया हो सकता है। हिस्टेरिया मतलब ये एक ड्रामेटिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसको हम बाद में बोलेंगे। या तो सेक्सुअल डेविएशन, ठीक है, सेक्सुअल डेविएशन ये प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक, अगर फेलिक स्टेज में प्रॉब्लम आ गया। लेटेंट स्टेज मतलब 5 to 13 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं, ये यही स्टेज है जिसमें सुपर ईगो डेवलप होता है। ठीक है, सुपर ईगो डेवलप, सुपर ईगो जो है वो इसी स्टेज में डेवलप होता है, तो ये याद रखना है। और एक है जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज होता है जिसमें जेंडर या तो जेनाइटल आइडेंटिटी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें पर्सन जो है वो जेनाइटल आइडेंटिटी है वो दिखेगा कि मेल है फीमेल है, वो उसको समझ आएगा। ठीक है, तो ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के स्टेजेस है, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। ठीक है, उसमें मेन याद रखना है कि कौन से एज के बच्चे जो है वो कौन से स्टेज में आते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फेलिक स्टेज में आता है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद हम बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो उसको हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में।